वेलकम टू जे आर एफ जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी को कवर करेंगे तथा विश्वविद्यालय क्या है और विश्वविद्यालय के प्रकार से यूजीसी नेट पेपर 1 में हायर एजुकेशन के यूनिट में हमसे किस प्रकार के सवाल इनपुट किए जाते हैं, इन सभी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि यूनिवर्सिटी क्या है, देन टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी को कवर करेंगे, देन लास्ट में हम आपको ये दिखलाएंगे कि किस टाइप के सवाल आपसे प्रीवियस एग्जामिनेशन में इनपुट हुए हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। अगर टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी पे चलेंगे तो आपने ये नाम तो सुना ही होगा। अब तक यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं कई टाइम आप बोलते हुए बोलते हैं कि भाई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे बीएचयू की बात करेंगे कहेंगे कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप कहेंगे नहीं भाई ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप कहेंगे ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को लेके इस तरह के नाम अगर हायर एजुकेशन में है या हायर एजुकेशन की शिक्षा आप हासिल कर रहे हैं, ऐसे में ये नाम तो आपके लिए कॉमन हो गए होंगे। अब तक जो सिस्टम चला आ रहा है वो यूनिवर्सिटी का कुछ इस रूप में आपको देखने को मिलता था। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते थे उनकी जो फंडिंग थी आपकी केंद्र सरकार किया करती थी, जो स्टेट विश्वविद्यालय हुआ करते थे उनको रेगुलेट और उनकी फंडिंग स्टेट किया करती थी। प्राइवेट तो मान लीजिए कि जो यूनिवर्सिटी को स्थापित करता है वो करता है, बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जो संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको यूजीसी के रिकमेंडेशन के आधार पर उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता था। ये अभी तक का सिस्टम चला आ रहा था। अगर आप एनईपी 2020 को देखेंगे तो लास्ट वीडियो में जब हमने आपको एनईपी 2020 बतलाया तो वहां भी आपको बतलाया था। तो ये जो यूनिवर्सिटी के अलग अलग टाइप्स हैं इनसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता था। इन कॉम्प्लिकेशन को खत्म करते हुए एनईपी 2020 में केवल टीचिंग यूनिवर्सिटी बोला गया कि केवल टीचिंग यूनिवर्सिटीज होंगी और दूसरा केवल रिसर्च यूनिवर्सिटीज होंगी। ठीक है, कहा भाई ये जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं इन सबको खत्म करके हम एक टीचिंग यूनिवर्सिटी बनाएंगे, दूसरी हम रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। और जो कॉलेजेज हैं उन कॉलेजेज को हम ऑटोनोमस कॉलेजेज बनाएंगे, ऑटोनोमस कॉलेजेज बनाएंगे। अच्छा, ऐसा करने की बात कब की गई? कहा कि हम नेक्स्ट 15 ईयर्स में करेंगे ऐसा, नेक्स्ट 15 ईयर में हम ऐसा करेंगे कि जो एफिलिएशन का सिस्टम हुआ करता है अभी तक, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी होती है उससे 10 20 30 40 50 कॉलेज तक क्या होते हैं, एफिलिएट होते हैं। मतलब कि वो कॉलेजेस पढ़ाते तो अपने यहाँ, लेकिन डिग्री और मार्कशीट जारी करने का जो अधिकार होता है वो यूनिवर्सिटी के पास हुआ करता है। ये अभी आपका सिस्टम चला रहा है, आप लोग भी इसी सिस्टम के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब एनईपी 2020 में इस बात की रिकमेंडेशन की गई भाई इससे मकड़ जाला जो हो जाता है बहुत ज्यादा, इससे बड़ी समस्याएं आती है, इनको कुछ इस रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। केवल टीचिंग यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेज हैं उनको ऑटोनोमस कॉलेजेज बना दीजिए। ये जो कॉलेज होंगे ये भी अपनी मार्कशीट और डिग्री प्रदान कर सकेंगे। ठीक है, ऑटोनोमस कॉलेज का मतलब स्वायत्त विद्यालय, वो स्वायत्त विद्यालय बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी अपनी डिग्री और मार्कशीट जारी कर सकेंगे। तो ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को खत्म कर दिया जाए। अब ये एनईपी 2020 में ऐसा कहा गया है और ये भी कहा गया कि भाई नेक्स्ट 15 साल में करेंगे। तो ये जो सिस्टम अभी तक चला आ रहा है इस सिस्टम से अभी तक हमसे सवाल इनपुट किए जाते हैं। तो आइए इन्हीं सिस्टम को हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या है। यूनिवर्सिटी को हिंदी में हम विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं। यूनिवर्सिटी एक प्रकार का संस्थान ही हो सकता है जो कि राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित हुआ करता है। राज्य और केंद्र सरकारें एक अधिनियम लेके आती हैं, उस अधिनियम के माध्यम से क्या करते हैं, वो संस्थान को स्थापित करते हैं। अगर वो आपकी केंद्र सरकार ला रही है तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाती है, राज्य सरकार अधिनियम ला रही है तो वो राज्य यूनिवर्सिटी बन जाती है। दूसरा, वही यूजीसी का जो अधिनियम है 1956, इस अधिनियम के तहत भी यूनिवर्सिटीज को मान्यता प्रदान किया जाता है। अगर कोई संस्थान क्या करते हैं, कोई संस्थान बहुत अच्छा वर्क करते हैं तो उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया जाता है। रिकमेंडेशन यूजीसी के माध्यम से की जाती है। ठीक है, कोई संस्थान अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दूसरा, भाई ये जो विश्वविद्यालय होते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत भी आया करते हैं। जो इनमें मानकों का निर्धारण होता है, जैसे आपने यूजीसी का नाम सुना ही होगा। ठीक है, यूजीसी और जो अन्य वैधानिक निकाय होते हैं वो एजुकेशन के स्टैंडर्ड को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। आगे चले, अगर भाई मानद विश्वविद्यालय का मतलब वही है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात है कि यूजीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार क्या करती है, यूजीसी रेकमेंड करती है कि फला संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। आप कहेंगे सर डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं? अच्छा, कोई संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में अगर बन जाएगा तो उसके फायदे क्या है उसको हम आपको आगे बतलाएंगे। अभी आप डीम्ड यूनिवर्सिटी जानते रहिए। ठीक है, अगर कोई संस्थान अच्छा काम कर रहा है तो यूजीसी रेकमेंड करती है या सिफारिश करती है और केंद्र सरकार उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा
प्रदान कर देती है। ठीक है, भारत में एक विश्वविद्यालय ऐसा है जो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय है। ठीक है, जो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय है, उसके जो कुलपति होते हैं वो प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। बाकी जितने भी विश्वविद्यालय है सब के जो एक तरफ से कुलपति है या चांसलर आप बोलो उनको, ठीक है, वो राष्ट्रपति हुआ करती है। जो राष्ट्रपति होती है वही विश्वविद्यालयों की विजिटर्स हुआ करती है। लेकिन जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसके जो कुलपति हैं वो क्या है, प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। तथा जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसके कुलपति कौन है, इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप यहां से ध्यान में रखिएगा। अगर टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज में चलेंगे तो मुख्य रूप से सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के रूप में आप इसके टाइप को देख सकते हो। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 499 आपकी स्टेट, 138 डीम्ड एंड 508 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां यूजीसी की वेबसाइट पर अप्रूव्ड हैं। आप अगर देखना चाहो तो उसको आप जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑन, अब हम पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरफ चलते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या होते हैं। वो विश्वविद्यालय या वो संस्थान जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत आते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहलाती हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाते हैं। इनके जो विजिटर होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो भारत में 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। जो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित हुआ था, जिसको 2005 में केंद्रीय दर्जा मिला। और अगर सर्वाधिक की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं दिल्ली में सबसे ज्यादा 7 हैं और उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगर यूजीसी की भूमिका तक जाओगे तो यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान किया जाता है। पहली बात तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत आने चाहिए। ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियम लाया जाता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इनको स्थापित किया जाता है। इनको जो मान्यता प्रदान करने की बात है, यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट अगर चलेंगे तो भाई इनके इनकी मेन विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं अपनी प्रवेश प्रक्रिया संचालित कर सकती हैं, अपना पाठ्यक्रम स्वयं तय कर सकती हैं, अपनी परीक्षाएं स्वयं आयोजित करती हैं और छात्रों को मार्कशीट और डिग्री प्रदान कर सकते हैं। ये उनके मुख्य एम्स हुआ करते हैं। इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अगर नेक्स्ट में चलूं आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज की तरफ लेके चलूं, जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं भाई वो राज्य सरकार द्वारा स्थापित और संचालित किए जाते हैं। अब भाई राज्य विधानसभा में अधिनियम लाके संस्थानों को राज्य यूनिवर्सिटीज के रूप में कन्वर्जन कर दिया जाता है। दूसरा, जो यूजीसी अधिनियम की धारा 12B के तहत जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं इनको मान्यता प्रदान किया जाता है। जैसे आपने देखा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो पदेन कुलपति हुआ करते हैं वो आपके जो विजिटर्स हुआ करते हैं वो कौन थी, आपकी राष्ट्रपति हुआ करती थी। उसी प्रकार अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं तो इसके जो पदेन कुलाधिपति होते हैं वो आपकी राज्यपाल हुआ करती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसके जो विजिटर्स हैं आप कह सकते हो वो राज्यपाल उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 499 राज्य विश्वविद्यालय हैं। सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज है वो पश्चिम बंगाल में है। 38 यूनिवर्सिटीज पश्चिम बंगाल में इसमें काम कर रही हैं। अगर इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे तो भाई जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होते हैं ये भी अपनी प्रवेश प्रक्रिया संचालित कर सकती हैं, अपना पाठ्यक्रम स्वयं तय कर सकती हैं, परीक्षाएं अपनी आयोजित कराते हैं और छात्रों को मार्कशीट और डिग्रीज प्रदान कर सकती हैं। ये कुछ बातें थी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपको ले चलें डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ। ठीक है, डीम्ड जो यूनिवर्सिटी होती है यूजीसी अधिनियम धारा 3 के तहत, ठीक है, केंद्र सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकती है। क्या कहा गया यहाँ पे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थानों को। अच्छा, कैसे मापा जाएगा कि भाई कौन उत्कृष्ट संस्थान है, तो इसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है यूजीसी क्या करती है, यूजीसी ऐसे संस्थानों को क्या करती है, रेकमेंड करती है। भाई जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनको रेकमेंड करती है और सरकार से सिफारिश करती है भाई कि फला फला संस्थान है, ये बहुत अच्छा हायर एजुकेशन के फील्ड में इनका योगदान है, इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। तो जो केंद्र सरकार होती है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटीज का दर्जा देती है। ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होते हैं ये भी एक स्वायत्त संस्थान के रूप में काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक विश्वविद्यालय काम करता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है, जैसे कि आपने देखा कि भी स्टेट यूनिवर्सिटीज को देखा और सेंट्रल को देखा, एक फीचर दोनों में कॉमन जानते रहिए, जो स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं ये एफिलिएशन भी प्रदान कर सकती हैं।
एफिलिएशन मतलब कि कॉलेजों को संबद्धता भी प्रदान कर सकती हैं। जैसे अगर जौनपुर का तिलकधारी महाविद्यालय आप देखेंगे तो तिलकधारी महाविद्यालय पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, ठीक है। तो ऐसे ही जो उस स्टेट के या उस एरिया में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं और उस एरिया के जो कॉलेजेस होते हैं वो पर्टिकुलर किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड एफिलेट हुआ करते हैं। तो ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं ये भी ऑटोनोमस होती हैं, विश्वविद्यालयों की तरह ही काम करती हैं, लेकिन एक बात से ये अलग है भाई, इनको कॉलेजों को एफिलिएशन देने का अधिकार नहीं होता है, ये कॉलेजों को संबद्धता नहीं दे सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलेंगे तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हुआ करते हैं। जैसे अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखा कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके जो राज्यपाल होते हैं उसके कुलाधिपति होते हैं, उसी प्रकार जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं जिस स्टेट में है वो यूनिवर्सिटी उसके राज्यपाल जो होते हैं उसके कुलाधिपति हुआ करते हैं। वर्तमान में देखेंगे तो 138 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, 138 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। अगर आप देखेंगे भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, जो कि 1958 में स्थापित हुआ था, ठीक है, 12 मई 1958 को क्या किया गया, उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान पहला संस्थान था जिसे 12 मई 1958 को क्या किया गया, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। सबसे ज्यादा जो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं वो आपके तमिलनाडु राज्य में है, वो कितने हैं, 29 हैं, जो कि भारत में सबसे अधिक भी हैं, ठीक है। अब भाई कोई भी संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई वो संस्थान कम से कम 20 वर्ष पुराना हो, नंबर एक बात। दूसरी बात है भाई जो नैक की ग्रेडिंग होती है, ठीक है, नैक का जो असेसमेंट होता है कम से कम वो 3.26 का सीजीपीए उसका होना चाहिए, ठीक, कम से कम 3.26 का सीजीपीए होना चाहिए 3 राउंड्स में, ठीक है। या कहा गया कि भाई एनबीए से उसका 2/3 कार्यक्रम मान्यता प्राप्त हो। एनबीए का मतलब है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन, ठीक है। जो एनबीए होता है वो कुल मिला के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जो सब्जेक्ट चलते हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में सब्जेक्ट चलते हैं उनको क्या करता है, एक्रीडिएट करने का काम करता है। ध्यान में रखिएगा एनबीए इंस्टीट्यूट्स का एक्रीडिएशन नहीं करता है, एनबीए इंस्टीट्यूट्स का एक्रीडिएशन नहीं करता है, वो संस्थान में जो सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, जो कोर्स चल रहे होते हैं उनको एक्रीडिएशन प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा कहा भाई जो यूनिवर्सिटी हो, जो संस्थान है वो एनआरएफ की रैंक में टॉप 100 में शामिल हो तो उसको हम डीम्ड का दर्जा दे सकते हैं। दूसरा प्रतिवर्ष कम से कम 2 गुणवत्तापूर्ण शोध पत्र स्कोपस अथवा वेब साइंस में उसके प्रकाशित होने चाहिए। तीसरा भाई शिक्षक छात्र जो अनुपात हो 1:20 से कम ना हो। अगर ये कुछ मोटी मोटी बातें हों तो उसको हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज का दर्जा दे सकते हैं। इसको हम इसलिए भी बताएं कि यहाँ से कई एक टाइम सवाल बने हैं कि किसी भी संस्थान को डीम्ड का दर्जा कैसे दिया जा सकता है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, वही सारी विशेषताएं हैं। प्रवेश प्रक्रिया संचालित हो सकती है, पाठ्यक्रम अपना स्वयं तय कर सकते हैं, परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं, डिग्रीज प्रदान कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, कॉलेजेज को ये एफिलिएशन प्रदान नहीं कर सकते हैं, कॉलेजेज को एफिलिएशन नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं। अब भाई जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है एक प्रकार से पंजीकृत होती हैं, ठीक है, पंजीकृत होती हैं ये 1860 या कंपनी अधिनियम 1956 धारा 25 के तहत ये क्या होती हैं, पंजीकृत हुआ करती हैं। दूसरा राज्य अथवा केंद्र द्वारा स्थापित एक न्यास अथवा कंपनी द्वारा ये संचालित होती हैं, ठीक है, न्यास अथवा कंपनी द्वारा ये संचालित होती हैं। तीसरा भाई जो यूजीसी अधिनियम 1956 है उसके धारा 22 के तहत डिग्री देने की ये अधिकारी होती है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की तरह ये भी एफिलिएशन प्रदान नहीं कर सकती हैं कॉलेजेस को। इनका जो प्रमुख होता है, इनका किसका प्रमुख, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनका जो प्रमुख होता है, एक तो जो इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करता है, जो इस यूनिवर्सिटीज को स्थापित करता है उसको हम अध्यक्ष बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम अध्यक्ष बोल सकते हैं। अध्यक्ष के अलावा भाई इसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति हुआ करता है, किसका, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। दूसरा भाई ये प्राइवेट भले हैं लेकिन यूजीसी के नियमों का इनको भी पालन करना अनिवार्य होता है, यूजीसी के नियमों का पालन करेंगे तभी जाके इनको रखा जाएगा। अथवा आप देखते होंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या होती है हमेशा बीच बीच में, या जो यूजीसी है साल के अंत में आपको जो ब्लैक यूनिवर्सिटीज होती है उनकी लिस्ट जारी कर देती है, ठीक है,
उदाहरण में देखेंगे भाई, जो भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय है वो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी 1995 है। वर्तमान में देखेंगे तो 499 निजी विश्वविद्यालय भारत देश में सक्रिय हैं। तो ये बातें मुख्य रूप से भाई कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत हों, राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक न्यास अथवा कंपनी द्वारा ये संचालित होनी चाहिए। यूजीसी का अधिनियम 1956 धारा 22 के तहत ये डिग्री प्रदान कर सकती हैं, लेकिन कॉलेजेज को एफिलिएशन नहीं दे सकती हैं। राष्ट्रपति अथवा अध्यक्ष इसका क्या होता है, प्रमुख हुआ करता है, ठीक है। इनको भी यूजीसी के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। भारत देश का जो पहला निजी विश्वविद्यालय था वो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी 1995 में स्थापित हुई थी। वर्तमान में भारत में 499 विश्वविद्यालय हैं। भाई इनका क्या रोल होता है, वही सारी बातें, प्रवेश प्रक्रियाएं अपनी कर सकते हैं, पाठ्यक्रम तय कर सकते हैं, परीक्षाएं स्वयं आयोजित कर सकते हैं, छात्रों को डिग्री दे सकते हैं, लेकिन कॉलेजेस को ये एफिलिएशन प्रदान नहीं कर सकते हैं, जैसा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक टर्म बच्चा प्रयोग में आता है, वो है ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटीज क्या है, इग्नू का तो नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम सुना ही होगा आपने। ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं ये फ्लेक्सिबल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबल एजुकेशन क्या करती हैं, ऑफर करती हैं। बेसिकली जो एंट्री बैरियर्स होते हैं उन एंट्री बैरियर्स को बहुत ज्यादा ये मिनिमाइज कर देती हैं, डिस्टेंस होती हैं। यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन जैसा एजुकेशन तो नहीं मिलता है, लेकिन जो डिग्रीज मिलती हैं वो फॉर्मल एजुकेशन से कम नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये इनका अंतर होता है। तो फर्स्ट जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है वो आपकी क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में ये स्थापित की गई थी हैदराबाद में, ठीक है। अब 1982 के बाद आपकी एनईपी 1986 की बात आती है, राजीव गांधी की सरकार होती है। 1985 में क्या किया जाता है, इग्नू को स्थापित किया जाता है। इग्नू का मतलब ये है कि भाई एक प्रकार की ये नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज थी जो कि इंदिरा गांधी के नाम से जानी जाती थी। इसे हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो जो इग्नू था इसे 1995 में स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना के बाद ही इसे पूरे देश में जो ओपन एजुकेशन है, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन आप कह सकते हो, ठीक है, जो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है इसको रेगुलेट करने की भी जिम्मेदारी दे दी गई थी। इसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी दे दी गई थी, ठीक है। क्या क्या ध्यान में रखना, एक तो भाई जो फर्स्ट स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है वो 1982 में कौन सी है, भीमराव अंबेडकर है, ये ध्यान में रखिएगा। 1985 में स्थापित हुई इग्नू, ठीक है, इग्नू 1985 में स्थापित हुई। पूरे देश में ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इग्नू के पास दे दी गई, ठीक है। फिर 1989 में आता है आपका क्या, NIOS, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्या आया, NIOS, ठीक है। ये जो इग्नू था, इग्नू को ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन हैंडल करने की जिम्मेदारी दी तो गई, लेकिन ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन को हैंडल करता था। डिस्टेंस में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को हैंडल ये करता था, लेकिन जो 1989 में NIOS स्थापित किया गया ये बेसिकली स्कूल एजुकेशन को भी ये हैंडल करता है। अगर आपको बगैर स्कूल जाए 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करनी है तो आप अपने एडमिशंस NIOS में करा सकते हैं। जब स्टेट बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं तो आपको शहरों में के खंभों में NIOS का बोर्ड लटकता हुआ देखने को मिलेगा। लिखा रहता है कि पास बच्चे भी करें हाई स्कूल, सॉरी फेल बच्चे भी करें हाई स्कूल पास, ठीक है। तो वो जो संबद्धता दिलाई जाती है कहां से, NIOS से ही दिलाई जाती है। तो स्कूल एजुकेशन कौन हैंडल करता है, NIOS, और यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है ओपन एंड डिस्टेंस का कौन हैंडल करता है, इग्नू हैंडल करता है। जो फर्स्ट स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है वो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। अब ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं ये कैन भी आप कह सकते हो, ये स्टेट भी हो सकती हैं अगर स्टेट में स्थापित है। दूसरा, अगर सेंट्रल द्वारा फंडेड है तो वो सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी भी हो सकती हैं, ठीक है। ये प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटीज प्राइवेट, सेंट्रल एंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इतनी बातें आप यहां से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चले, अब बारी आती है किसकी, ऑटोनोमस कॉलेजेस की। ऑटोनोमस कॉलेज मतलब कि ऐसे कॉलेजेस जो कि स्वायत्त होते हैं। जैसे आपने अभी इसके पहले हमने आपसे कहा एफिलिएशन का सिस्टम, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, एफिलिएशन प्रदान करती हैं, कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करती हैं। पढ़ाई तो कॉलेजेज में होती है लेकिन मार्कशीट और डिग्री यूनिवर्सिटीज प्रदान करती हैं। परीक्षा वगैरह सब यूनिवर्सिटीज लेती है, मूल्यांकन वगैरह सब यूनिवर्सिटीज कराती है। मतलब कि पूरा प्रबंधन यूनिवर्सिटी करती है और कॉलेजेज में बच्चा पढ़ता है। लेकिन जो ऑटोनोमस कॉलेजेज होते हैं ये एक ऐसे कॉलेजेज होते हैं जो कि खुद स्वायत्त होते हैं।
किस मामले में? पाठ्यक्रम, परीक्षा और मूल्यांकन के मामले में इनके पास अधिकार होता है कि भाई वो पाठ्यक्रम, परीक्षाएं और मूल्यांकन अपना करा सकते हैं। हालांकि ये भी किसी न किसी विश्वविद्यालय से क्या होते हैं? संबद्ध होते हैं। ठीक है, ये भी किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं। ये जो ऑटोनोमस कॉलेजेज होते हैं ये मार्कशीट तो जारी कर देते हैं, ठीक है, मार्कशीट क्या करते हैं? जारी कर सकते हैं, लेकिन डिग्रीज ये जो संबंधित विश्वविद्यालय होता है वही जारी करता है। इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो यूजीसी द्वारा जो मानदंड स्थापित किया गया है शैक्षिक गुणवत्ता का, बुनियादी सुविधाओं का, संकाय और शोध के आधार पर जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं वो सारे स्टैंडर्ड अगर फुलफिल हो रहे हैं तो भाई ऑटोनोमस कॉलेजेस की दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो यूपी कॉलेज वाराणसी का रिसेंट में इसको ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, दूसरा जो प्रशासनिक योग्यता होती है भाई, इनके पास भी शैक्षणिक परिषद और अध्ययन बोर्ड हुआ करते हैं। तीसरा भाई, ये अंक पत्र और प्रमाण पत्र तो जारी कर सकते हैं, लेकिन डिग्री संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जाती है। जैसे कोई कॉलेजेस है जो कि किससे, काशी विद्यापीठ से अगर एफिलेटेड है और वो ऑटोनोमस है, ठीक है, ऑटोनोमस है, तो मार्कशीट वगैरह तो वो जारी कर देगा, लेकिन जब डिग्री प्रदान करने की बारी आएगी तो कौन जारी करेगा? काशी विश्वविद्यालय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन, अब तो ये यूनिवर्सिटीज हो गई। अब कुछ बातें अदर्स में जान लीजिए कि कुछ एक टर्म होता है लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो 6 लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज भारत में कार्यरत हैं। ठीक है, उसमें से 3 जो हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 3 आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, जो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं वो संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हैं और जो 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो अंग्रेजी, विदेशी भाषा और हिंदी, उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यरत हैं। ठीक है, ये जो विश्वविद्यालय हैं इनको अनुदान देने की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है? आपके यूजीसी के पास है। ठीक है, तो ये जो 6 आपके विश्वविद्यालय हैं इनके नाम भी आपसे इनपुट हो सकते हैं, पूछ लिए जाते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ यानी न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। ठीक है, तीसरा इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय आपका वर्धा में है और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान वो न्यू दिल्ली में है। तो ये 6 लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटीज है, जिसमें 3 डीम्ड हैं और 3 सेंट्रल हैं। जो डीम्ड हैं वो आपके संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हैं, जो केंद्रीय हैं विदेशी भाषा, अंग्रेजी, हिंदी वगैरह सबके प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म आता है मेटा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, यहां से भी सवाल बने हैं। जो मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा है वो जो 12 ईयर प्लानिंग थी 2012 से 17 में यूजीसी द्वारा इसको शुरू किया गया था। कुल मिलाकर इसका जो उद्देश्य था विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक संसाधनों को साझा करना। ठीक है, जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं उनके यहाँ जो शैक्षणिक संसाधन है उनको आपस में साझा करने के उद्देश्य से मेटा यूनिवर्सिटी टर्म को समझ लीजिए कि ओरिजिनेट किया गया किसके माध्यम से? यूजीसी के माध्यम से। ठीक है, तो अब इसकी प्रमुख विशेषताएं ये थी भाई कि नवीनतम तकनीकों के माध्यम से शिक्षा को प्रदान करना, छात्रों को बेहतर शिक्षा और व्यक्तित्व विकास के अवसर देना। अब भाई कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा स्पेशलाइजेशन रखती है, कोई दूसरी किसी फील्ड में ज्यादा स्पेशलाइजेशन रखती है। अगर दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, अब इस हिसाब से आपस में क्या कर दिया जाए भाई, कोई ऐसा काम दिया जाए कि जो दोनों लोग मिलकर करें तो शायद वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो यही बात थी भाई, जो शैक्षणिक रिसोर्सेस हैं उनको शेयर करने की बात की गई, एक साथ साझा करने की बात की गई। दूसरा उदाहरण के रूप में देखेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया ने संयुक्त रूप से मेटा यूनिवर्सिटी को शुरू किया। 2 वर्षीय मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एजुकेशन का कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो अब ये इतनी बातें आप यहां से ध्यान में रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कब आया? 12वीं पंचवर्षीय योजना में आया, 2012 से 17 में। किसके द्वारा शुरू हुआ? यूजीसी द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भाई शैक्षणिक संसाधनों को साझा करना। ठीक है, सबसे पहले कौन इस पर अमल किया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया ने इसमें पहले संयुक्त रूप से इस पर अमल किया था। 2 वर्षीय मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एजुकेशन का कार्यक्रम लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑन हम आपको लेके चलते हैं अबाउट द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस। ठीक है, एक प्रतिष्ठित संस्थान योजना लाई गई थी 2016 में। ठीक है, इसका उद्देश्य था ये कि भारतीय उच्च शिक्षा योजना को विश्व स्तरीय बनाना।
वर्ल्ड क्लास की मतलब कि शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने की बात की गई थी। इसमें 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों को चुना जाएगा। तो इसका जो मेन उद्देश्य था यही कि जो भारतीय शिक्षा है, भारतीय जो उच्च शिक्षा है, उसको विश्व स्तरीय शिक्षा के रूप में कन्वर्ट करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध केंद्र बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, इससे जो भारतीय छात्र हैं, भारतीय छात्रों को सस्ती एवं उच्च स्तरीय शिक्षा सुलभ कराने की एक योजना थी। अबाउट मतलब इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस, प्रतिष्ठित संस्थान योजना 2016 में शुरू हुई थी। 10 प्राइवेट कॉलेज और 10 निजी कॉलेजेस को इसमें चुना गया। अब इन कॉलेजेस को क्या किया जाएगा, इन संस्थानों को फंड करके क्या किया जाएगा, इनको उच्च स्तरीय शिक्षा के अनुरूप ढाला जाएगा। नेक्स्ट ऑन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ये भी ऑटोनोमस बॉडी सेटअप ऑफ द इंडिया के रूप में काम करते हैं, आईयूसी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली इनको जो क्या होता है, यूजीसी इनको ऑफर करती है स्पेशलाइज्ड एकेडमिक सपोर्ट के लिए और रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटीज के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो अंतर विश्वविद्यालय केंद्र हुआ करते हैं भारत में, यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान होते हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेज होते हैं, जो विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों को विशेषज्ञता आधारित संसाधन और सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने 8 दिख रहे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कई टाइम यहां से भी सवाल इनपुट होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो ये 8 को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडीज सेटअप बाई द इंडिया, आईयूसी इसको बोला जाता है। बेसिकली भाई एकेडमिक सपोर्ट और यूनिवर्सिटीज को रिसोर्सेस, ठीक है, प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फील्ड में। तो ये कुछ बातें थी यूनिवर्सिटीज से संबंधित। अब हम देख लेते हैं सवाल हमसे कैसे इनपुट होते हैं। फर्स्ट ऑफ पहला जो सवाल है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बोला गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर, पहला बोला गया इस्टेब्लिश्ड बाय द यूजीसी, ये बात तो गलत होगी। इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये बात तो सही होगी। हमने बोला कि सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहां के पार्लियामेंट में इसको स्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट ऑन यूजीसी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं भैया, फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी बात सही है। ठीक है, तो क्या है कि बी एंड सी इसके राइट विकल्प होंगे, सॉरी माफ करिएगा, बी एंड डी। ठीक है, डी है ना ये, और फंडेड बाय द नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा होता नहीं है, बी एंड डी इसका राइट विकल्प बनेगा आपका। इस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये हो जाएगा। दूसरा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको फंड किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप चलोगे, 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। बोला गया अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश थ्रू स्टेट और सेंट्रल एक्ट बाय सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये बात तो सही है। नेक्स्ट ऑन द चांसलर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन द केस में बी, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। जो इसके चांसलर हुआ करते हैं, कुल मिला के जो विजिटर्स हुआ करते हैं वो कौन होते हैं, किसके माध्यम से जो चांसलर अपॉइंट किए जाते हैं वो राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। पहली बात तो सही है लेकिन दूसरी बातें गलत हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। यूनिवर्सिटी प्लेज अ की रोल ऑफ बिल्डिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन, स्टेट एंड सोसाइटी, ये तो बात सही है। नेक्स्ट ऑन यूनिवर्सिटी और सेंटर्स द क्रिएशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ये बात भी सही है। यूनिवर्सिटी प्ले द की रोल ऑफ बिल्डिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन नेशन एंड सोसाइटी, स्टेट एंड सोसाइटी, ये बात तो सही है भाई। दूसरा कह रहा है कि भाई ये सेंटर्स होते हैं क्रिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज के, ये भी बातें सही हैं। विकल्प देखो जरा, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी आर तो सही है अपने आप में, रीजन सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात की जा रही है और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो यूनिवर्सिटीज होती है साफ साफ वो नॉलेज को क्या करती हैं, क्रिएशन और ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। तो सही तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, अर्थात इसका जो विकल्प बनेगा बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, देखिए 2022 में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट अगर आप चलोगे, सेंट्रल, 2 स्टेटमेंट यहाँ भी हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये बात तो सही है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एक्ट एज द विजिटर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नहीं भैया गलत। कौन होते हैं यहाँ पे, आपके राष्ट्रपति हुआ करते हैं। कौन, विजिटर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और स्टेट के कौन होते हैं, राज्यपाल हुआ करते हैं। प्राइवेट के कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं अथवा उसके अध्यक्ष हुआ करते हैं जो स्थापित करता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के कौन होते हैं,
डीम्ड यूनिवर्सिटीज के जो स्टेट के राज्यपाल होते हैं वो हुआ करते हैं। ठीक है, तो चलो डीम्ड के तो राष्ट्रपति हुआ करते हैं ना, डीम्ड के राष्ट्रपति होते हैं, जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं जिस स्टेट में होती हैं उसके राज्यपाल हुआ करते हैं। चलो नेक्स्ट, चलो द पर्पज ऑफ द हायर एजुकेशन इज प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज एमंग द स्टूडेंट्स, ये बात तो सही है। दूसरी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैन बी डिजाइन देयर ओन सिलेबस कोर्स वर्क बट कैन नॉट ग्रांट कॉलेजेस, ठीक है, बात तो सही है भाई, ये अपनी यूनिवर्सिटीज जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वो सिलेबस तैयार कर सकती हैं, कोर्स वर्क तैयार कर सकती हैं, लेकिन वो कॉलेजेस को ग्रांट प्रदान नहीं कर सकती हैं। ठीक है, कहा गया द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज एमंग द स्टूडेंट्स, पहली बात तो सही है भाई, यहाँ पे तो लग रहा है कि उत्तर गलत हो गया है। ठीक है, पहली बात तो सही है, लेकिन दूसरी क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरी गलत है, दूसरी भी सही है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैन बी डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क बट कैन नॉट ग्रांट डिग्रीज। ठीक है, सही है दोनों बातें, ये इसको आप काट लीजिएगा, दोनों बातें क्या है, सही है। नेक्स्ट लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, देखिए अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 499 है, 499 में आपको ये ढूंढना है कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक डिफिकल्ट वर्क है, आप लिखिएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी इन इंडिया गूगल पे, यूनिवर्सिटी इन इंडिया गूगल पे, और आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें स्टेट मिलेंगी, सेंट्रल मिलेगी, आपकी डीम्ड मिलेगी और प्राइवेट मिल जाएंगी। ठीक है, मिल जाएंगी, उसमें अगर आप देखेंगे तो बिट्स पिलानी ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क होता है, मैं इसको याद भी नहीं करने को कहूंगा, इतना याद करेंगे तब जाके काम बनने वाला है। ठीक है, रेकमेंड कभी नहीं करूंगा, लेकिन सवाल ऐसे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज एडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट, देखिए सवाल आ भी गया है यहाँ पे, देखिए जामिया मिलिया और दिल्ली मिल के किए थे तो असम नहीं होगा, ये नहीं होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये इसका राइट विकल्प बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, कौन सी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, अब देखिए इसको तो भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क है, याद करना कठिन है, हालांकि अब इसका जो राइट विकल्प है वो नीपा है और जामिया हमदर्द है। ठीक है, तो बी एंड सी इसका राइट विकल्प है, लेकिन अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज इतनी सारी हैं, आप कैसे जान पाओगे कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, ये भी आपके एग्जामिनेशन का सवाल है, ऐसे जान लीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया कौन से हैं। ठीक है, इसका जो राइट विकल्प है ए सी डी इसका राइट विकल्प है, अर्थात सरदार, आचार्य नागार्जुना एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम। ठीक है, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में आती हैं। तो ये कुछ सवाल थे, कुछ इस प्रकार के सवाल आपसे इनपुट हो सकते हैं, और ये जब सारे जितने भी सवाल इसमें हमने ऐड ऑन किए हैं सभी आपके पेपर में पूछे गए सवाल ही हैं। तो अगर यूनिवर्सिटीज की आपको लिस्ट देखना है तो आप गूगल पे जाइएगा। ठीक है, गूगल पे जाइएगा, सीधे गूगल पे जाइएगा, गूगल पे लिखिएगा क्या, गूगल पे जाके लिखिएगा यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी यूनिवर्सिटीज। ठीक है, एक मिनट ओपन हो रहा है, ये तो यही सेंट्रल पहला ही लिंक देख लीजिए, ये देखिए ये सारी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें देखेंगे तो 57 यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ना, ये है 57। ठीक है, और इसके अलावा स्टेट को देखेंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी में देखेंगे 499, डीम्ड पे जाएंगे तो डीम्ड आपकी 138, एंड स्टेट प्राइवेट पे जाएंगे तो आपको स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी मिल जाएंगी, 508 मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी लिस्टें हैं, ये इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं 57। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको याद करो, लेकिन अगर आप सूची देखना चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको एक तरीका देके जाएगा कि अगर यहाँ से सवाल बनते हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।